जल मार्ग में देखिए बिहार में कह रहा है कि भू आवेशित राज्य। भू आवेशित कहने का मतलब है भू आवेशित वैसा राज्य होता है जिस राज्य की सीमा किसी भी समुद्र तट से नहीं जुड़ी हुई हो, वो राज्य भू आवेशित होता है। यानी जिसका समुद्र के साथ सीमा नहीं जुड़ा हुआ हो वो होता है भू आवेशित। याद रखिएगा, पूछता कभी भू आवेशित से आप क्या समझते हैं, तो वैसा स्थान या वैसा राज्य या वैसा देश जो कि किसी भी समुद्री सीमा से संपर्क नहीं करता हो उसे भू आवेशित राज्य कहते हैं। ठीक है, इसका कारण है कि इसे समुद्र मार्ग से कोई संपर्क नहीं है। जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई प्रकार की नदियां जो सालों भर जल प्रवाहित करती है। शायद यही कारण से प्राचीन काल से यहाँ जल प्रवाहित का कार्य होता है। मध्यकाल में यातायात के लिए भी जल साधन का उपयोग किया गया है। कह रहा है कि यहाँ पे गंगा, घाघर, गंडक, कोसी, सोन नदी इत्यादि जल प्रवाहित सालों भर करती है। घाघर नदी में कह रहा है खाद्यान्न, फिर से गंडक में कह रहा है कि लकड़ी, फल सब्जियां, सोन से बालू, पुनपुन से बांस ढोने का काम नदियों द्वारा लगातार आवागमन किया जाता है। बाढ़ और ग्रीष्मकालीन के अभाव में ये सारी प्रक्रिया की जाती है। गंगा के कई तटों पर कह रहा है कि स्टीमर की भी सुविधा है और पुल का निर्माण भी स्टीमर पर परिचालन कम हो गया। यानी स्टीमर यानी जो जल वाला जहाज यहाँ से वहां ले जाने के लिए आपको छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नावें भी लगी होती है। वर्तमान में गंगा हल्दिया से इलाहाबाद जल मार्ग का विकास किया गया है। हाल में महेंद्रू घाट पर राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। यानी पटना में जो महेंद्रू घाट है वहां पर राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। कह रहा है कि नदियों द्वारा सिंचाई की योजना के लिए नहर का निर्माण किया जा रहा है जिससे काफी संभावनाएं हैं लोगों को सिंचाई की सुविधा हो। कह रहा है कि दक्षिणी बिहार में सोन नदी से निकलने वाली कई नहरें प्रवाहित की जाती है। सोन नदी से बहुत सारी नहर निकलती है जो आप देखते हैं। विक्रम से नहर जाती है, कनपा पुल पे है, सेलगर वाली छोटी नहर है, कनपा वाली बड़ी नहर है। तो ये सब सोन नदी से ही कटकर बनाया जाए जो कि अरवल से निकला हुआ है। कह रहा है कि पश्चिमी सोन नहर से निकला आरा नहर नाव परिचालन के लिए भी सुविधा प्रस्तुत करता है। यानी बहुत ऐसी नहरें हैं जिसमें नाव परिचालन भी किया जाता है। अब कह रहा है वायु मार्ग। यानी वायु मार्ग क्या है, तो बिहार में कह रहा है कि ढीली अर्थव्यवस्था के कारण वायु मार्ग का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 2-3 ही जो वायु मार्ग स्टेशन है, यानी कहने का मतलब इसको एयरपोर्ट बोलते हैं, जैसे कि पटना में हो गया, आपका गया में हो गया, भागलपुर में हो गया। ये कुछ ही प्रमुख एयरपोर्ट हैं जिसमें 2 आपके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी हैं, गया और आपका पटना, जिससे कुछ उड़ानें अंतर्राष्ट्रीय भी होती है। कह रहा है पटना और बोध गया का अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए हवाई अड्डे हैं। यानी वही अंतर्राष्ट्रीय के लिए पटना में हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। पूछता है कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो पटना में है, फुलवाड़ी शरीफ में। ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो पटना में है, जिसको आप लोग चिड़ियाखाना बोलते हैं, जू। ठीक है। यह कह रहा है काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची, दिल्ली के लिए वायु सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, जो कि साप्ताहिक उड़ान बैंकॉक के लिए भी होता है। यानी दूसरे देश के लिए भी सप्ताह में एक बार उड़ान होता है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से जोगबनी, रसौल, भागलपुर, बिहटा भी 7 हवाई अड्डे हैं। यानी 7 अतिरिक्त और हवाई अड्डे हैं जो कि सिर्फ देश में उड़ान भरते हैं, अन्य देश में नहीं। पटना बोध गया सेवा की शुरुआत कर दी गई है। पटना तक बोध गया से विशेष विमान के लिए हज यात्री भी प्रस्थान करते हैं। यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं वो जाते हैं हज की यात्रा करने के लिए सऊदी अरब, मक्का, मदीना, तो वहां पे भी यात्रा होती है। कह रहा है कि पटना हवाई पतन निजी कंपनियों द्वारा वायु सेवा दी जाती है, जिसमें जेट एयरवेज, जेट लाइन, किंगफिशर, सहारा, ये सब प्रमुख है। पटना में वायु विद्यालय और उड़ान क्लब की भी स्थापना की गई है। आप लोग जाइएगा बस से, तो ऐसे ही उतरिएगा बस से तो दिखता है उड़ान क्लब। ठीक है। रज्जू मार्ग क्या है, रज्जू मार्ग का उपयोग कर रहा है पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों पर पहुंचने के लिए किया जाता है। आप लोग कभी गए होंगे तो देखते होंगे रोपवे होता है जिसमें डोली जैसा बैठते हैं और चले जाते हैं, तो रज्जू मार्ग ये होता है। ठीक है। बिहार से राजगीर में कूटबद्ध पर्वतों में शांति बौद्ध स्तूप, ऊपर में जो बौद्ध स्तूप है वहां तक पहुंचने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया है। यह 1972 ईस्वी में जापान सरकार द्वारा बनाया गया। यानी रज्जू मार्ग का व्यवस्था किसके द्वारा किया गया, तो जापान सरकार द्वारा किया गया, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार जापान में बहुत ज्यादा है। लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, भले अपने इंडिया के रहने वाले, लेकिन यहाँ लोग नहीं मानता उनको। बिहार राज्य में पर्यटन विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई है और बांका जिला के मंदार हिल और में रज्जू मार्ग को सीधा जोड़ा गया है और इसमें जैनियों को प्रसिद्ध स्थान है। पूछता है कि मंदार हिल कहाँ है, तो बांका जिले में है, जो कि जैन धर्म का प्रमुख स्थान है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये समाप्त हो गया
अब आपका एक लेसन और बचा हुआ है, बिहार का जनसंख्या एवं नगरीकरण, जो कि कल के क्लास में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मानचित्र है, जो मानचित्र हम आपको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, मानचित्र हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे। और आपदा जो है, आपदा 2 दिन में समाप्त हो जाएगी, यानी 3 दिनों का और आपका क्लास बच रहा है, 3 या मुश्किल से 4 दिनों का क्लास बच रहा है ज्योग्राफी। उसके बाद ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप लोग घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए और याद भी कीजिए, क्योंकि आएंगे हम जब क्लास में हम लोग तो सिर्फ याद करने का ही सिलसिला शुरू होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हम फेयर नहीं करके हम बहुत ये कर रहे हैं, तो अभी रेस्ट में आप फेयर कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। 3 या 4 दिन का और आपका ज्योग्राफी बचा हुआ है। जय हिंद।